हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल कोड टेक। तो आज की इस वीडियो में हम HTML की कंप्लीट चीट शीट सीखेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं HTML का बेसिक स्ट्रक्चर, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज की डीप नॉलेज के लिए उसके बेसिक स्ट्रक्चर की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर हमें बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर नहीं होगा तो हम उसकी डीप नॉलेज नहीं ले पाएंगे। किसी भी वेब पेज की जो स्टार्टिंग होती है वो इन 5 एलिमेंट से होती है, जैसे कि डॉक टाइप HTML, फिर HTML टैग, हेड टैग, टाइटल टैग एंड बॉडी टैग। सबसे जो ऊपर आता है वो है डॉक टाइप HTML, जो ब्राउजर को बताता है कि यह एक HTML फाइल है। फिर आता है हमारा HTML टैग, जिसे हम रूट एलिमेंट भी कहते हैं, जो सबसे जरूरी होता है। हमारा प्रोग्राम की स्टार्टिंग HTML टैग से ही होती है। हेड सेक्शन में हम मेटा डेटा और टाइटल को रखते हैं, जो ब्राउजर के टैब पर दिखता है कि हमें किस टाइटल के ऊपर अपनी फाइल है जो बनाई है। और सबसे जरूरी है बॉडी टैग। वेबसाइट के ऊपर हम जो कुछ भी देखते हैं वो बॉडी टैग के अंदर ही लिखा जाता है। तो ये था HTML का बेसिक स्ट्रक्चर। अब हम समझते हैं HTML एलिमेंट्स और टैग्स में क्या डिफरेंस है। जो HTML एलिमेंट होता है वो क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग से बना होता है। जैसे एग्जांपल के लिए हमने पी टैग लिया और हमने यहाँ पर एक पैराग्राफ लिख दिया और फिर इसको हमने पी टैग के साथ ही क्लोज कर दिया, क्लोज का साइन लगा दिया। तो जो HTML एलिमेंट होता है ओपनिंग और क्लोजिंग टैग से कंसिस्ट होता है। जबकि HTML जो टैग्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो पेयर्ड टैग्स और एक अनपेयर्ड या फिर सेल्फ क्लोजिंग टैग्स भी कह सकते हैं। जो पेयर्ड टैग्स होते हैं, पेयर्ड मतलब जोड़ा, मतलब कि जो स्टार्ट किया है तो उसको एंड करना भी जरूरी है। जैसे हमने पी पैराग्राफ लिया, फिर इसको हमने क्लोज किया, फिर हमने H1 यानी हेडिंग ली H1 की, H1 को हमने क्लोज किया। तो ये होते हैं पेयर्ड, जिसको स्टार्ट करने के बाद उसको एंड करना भी जरूरी है। फिर आता है सेल्फ क्लोजिंग टैग। सेल्फ क्लोजिंग मतलब अपने आप में ही क्लोज होना। जैसे कि लाइन ब्रेक के लिए BR टैग लिया, हमें इसको स्टार्ट किया लेकिन इसको एंड करने की जरूरत नहीं है। फिर जैसे HR हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए हमने ले लिया, फिर IMG हमने इमेज के लिए ले लिया। फिर अगर जैसे लिंक है, इनपुट है, तो ये होते हैं हमारे टैग्स। तो HTML जो हमारे एलिमेंट है वो क्या है, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग से बने होते हैं, जबकि टैग्स में पेयर्ड और सेल्फ क्लोजिंग टैग्स होते हैं। क्लियर है आपको? अब बात करते हैं सिमेंटिक टैग्स की। ये टैग्स ब्राउजर और डेवलपर दोनों को बताते हैं कि पेज का कौन सा हिस्सा किस बारे में है। सबसे पहले जैसे हेडर और फुटर। जो हेडर होता है वो हमेशा पेज के ऊपरी हिस्से में कि पेज नंबर क्या है, क्या टाइटल है उसका, उसके बारे में बताता है। और फुटर जो पेज का निचला हिस्सा होता है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर जैसे कि नेविगेशन है, नेविगेशन टैग का यूज होता है जो वो नेविगेशन लिंक्स के लिए किया जाता है। और मेन टैग में पेज का जो मुख्य कंटेंट है जो आता है। मेन टैग में क्या आता है, पेज का जो मुख्य कंटेंट है। अगर आपको कोई कंटेंट हाईलाइट करना है तो आप मार्क टैग का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे सेक्शन हो गया और आर्टिकल जैसा जो टैग्स है ना, वो कंटेंट को स्ट्रक्चर देने में मदद करते हैं। फिर मॉडर्न जो वेब है उसमें प्रोग्रेस दिखाने के लिए प्रोग्रेस और पॉपअप्स के लिए जैसे डायलॉग टैग है उनका इस्तेमाल होता है। सिमेंटिक टैग्स के बाद अब हम देखते हैं नॉन सिमेंटिक टैग्स। ये वो टैग्स होते हैं जिनका अपने आप में कोई खास मतलब नहीं होता, लेकिन लेआउट बनाने और ग्रुपिंग के लिए बहुत जरूरी है। मुख्य रूप से देखा जाए तो जो हमारे नॉन सिमेंटिक टैग्स होते हैं वो 2 ही टाइप के होते हैं। एक तो होता है div टैग और एक होता है span टैग। तो सबसे पहले देखते हैं div टैग क्या होता है। ये एक लेआउट कंटेनर की तरह काम करता है। एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, जिसका मतलब क्या है कि वो पूरी चौड़ाई घेरता है। मतलब कि बड़ा स्ट्रक्चर अगर हमें स्टाइल करना है तो उसके लिए हम div टैग का यूज करेंगे। फिर आता है हमारा span टैग। यह इनलाइन कंटेंट के लिए एक छोटा कंटेनर है। इनलाइन कंटेंट मतलब कि एक ही लाइन के अंदर
छोटे से हिस्से को स्टाइल करना, इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें किसी लाइन के छोटे से हिस्से को स्टाइल करना हो। अगर आसान शब्दों में कहें तो बड़े स्ट्रक्चर के लिए हम div टैग और छोटे से पार्ट के लिए, छोटे से हिस्से के लिए हम स्पैन का यूज करते हैं। इस स्लाइड पर हम 3 टॉपिक्स कवर करेंगे, HTML कमेंट्स, हेडिंग्स एंड पैराग्राफ्स। सबसे पहले देखते हैं HTML कमेंट्स क्या होता है। सबसे पहले तो हर एक लैंग्वेज का कमेंट लिखने का अपना एक स्ट्रक्चर होता है और उसी स्ट्रक्चर में उस पर कमेंट लिखा जाता है। जैसे कि इस स्लाइड पर दिखाया गया है कि HTML कमेंट हम किस तरह से लिखते हैं। और जो HTML कमेंट, जो कमेंट होता है, उसका यूज हम किस लिए करते हैं? नोट्स लिखने के लिए। कहाँ पर? जहां हम अपना कोड लिख रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमें, जैसे हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं कि राइट ए प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स। अगर हम ये लाइन लिखने की बजाय, ये नोट्स लिखने की बजाय डायरेक्ट अपना प्रोग्राम शुरू कर देते हैं और वो फाइल सेव कर लेते हैं, और जब हमारी बहुत सारी फाइलें सेव हो जाती है और हमें कोई पर्टिकुलर फाइल सर्च करनी होगी, जैसे हमें यही फाइल लेनी है कि ऐड 2 नंबर्स वाली, तो जब हम इसको ओपन करेंगे, हम उस नोट्स को पढ़ के डायरेक्ट पता चल जाएगा कि ये वही फाइल है जो हम ढूंढ रहे हैं। लेकिन अगर हम नोट्स नहीं लिखते हैं तो हमें हर एक फाइल को, के प्रोग्राम को ध्यान से पढ़ना होगा। तो इसीलिए क्या है, हमारा कमेंट लिखना जरूरी होता है। और एक जरूरी बात, जो ये हम कमेंट लिखते हैं, ये ब्राउजर में शो नहीं होता। ये सिर्फ हमारा जो एडिटर होता है, जहां पर हम अपना कोड लिखते हैं, सिर्फ ये वहीं पर शो होता है। जैसे अगर हम नोटपैड में कमेंट लिखते हैं तो वो केवल वहीं पर शो होगा, ब्राउजर में शो नहीं होगा, मतलब आउटपुट में ये नहीं दिखेगा। फिर बात करते हैं HTML हेडिंग्स की। जो HTML हेडिंग्स होती हैं वो H1 से लेकर H6 तक होती हैं। जो H1 हेडिंग होती है वो सबसे लार्जेस्ट होती है और सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग होती है। फिर जो H6 है वो लेस इम्पोर्टेंट होती है और स्मॉल हेडिंग होती है। और फिर ऐसे ही, जैसे H1 हमारी लार्जेस्ट हेडिंग है, फिर S2 उससे थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट है, फिर ऐसे ही S3 इससे कम, और जो H6 होती है हमारी सबसे लिस्ट इम्पोर्टेंट होती है। फिर बात करते हैं HTML पैराग्राफ। जो हमारा पी टैग होता है वो हमारी HTML लैंग्वेज में पैराग्राफ के लिए शो होती है। वो हमारी जो पी टैग होता है वो हमें बताता है कि हम पैराग्राफ लिखने वाले हैं। फिर उसके अंदर हम पैराग्राफ लिखते हैं, पी टैग लिखे, फिर उसको हम पी टैग से क्लोज भी कर देते हैं। तो ये थे HTML कमेंट, हेडिंग और पैराग्राफ। अब हम देखते हैं कि HTML के अंदर कोर एट्रीब्यूट्स क्या होता है। जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हमें एलिमेंट्स के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज देते हैं। इन्हें हमेशा स्टार टैग में एक पेयर में लिखा जाता है। जैसे नेम लिखा, इक्वल में डबल कोट्स में की वैल्यू लिखी। जैसे सबसे पहले आईडी है। आईडी क्या होता है? पूरे पेज पे एक यूनिक होती है। इनकी आईडी सिर्फ एक ही होती है जो पूरे पेज पर यूनिक होगी। जो किसके लिए, कौन सी लैंग्वेज के लिए यूज होती है? एक तो CSS और एक GS यानी कि जावास्क्रिप्ट के लिए, और CSS यानी कि कास्केडिंग स्टाइल शीट। फिर आता है हमारा क्लास। जो क्लास का यूज है वो हम एक जैसे एलिमेंट्स को ग्रुप करने के लिए करते हैं। फिर आता है हमारा टाइटल। तो टाइटल क्या करता है? हमें एक टूल टिप शो करता है व्हेन होवरिंग, यानी कि जब हम उस पर माउस रखते हैं तो एक टूल टिप है जो दिखाता है टाइटल। फिर आता है हमारा स्टाइल। स्टाइल का हम किस लिए यूज करते हैं? इनलाइन CSS में हम स्टाइल का यूज करते हैं। जब हमें CSS लैंग्वेज के अंदर इनलाइन CSS का यूज करना हो तो हम स्टाइल का यूज करते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा हिडन। तो हिडन से क्या होता है? हिडन एट्रीब्यूट से हम किसी भी एलिमेंट को हाइड कर सकते हैं, छुपा सकते हैं। फिर है टैब इंडेक्स। टैब इंडेक्स क्या करता है? कीबोर्ड से नेविगेट करने में मदद करता है। फिर एक इसमें रह गया लैंग। लैंग क्या करता है? लैंग से इससे पता चल रहा है कि लैंग्वेज की बात हो रही है। तो क्या करता है ये? ब्राउजर को बताता है कि जो पेज की भाषा है वो क्या है। जैसे अगर हम EN लिखा है तो इससे पता चल जाएगा कि ये इंग्लिश लैंग्वेज का यूज हो रहा है। और ऐसे ही अगर हिंदी यूज करें तो उसके लिए हमारा HI का यूज होगा। इस स्लाइड में हम बात करेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स की, जो क्या करते हैं? हमारे कंटेंट को डिजाइन और एक स्ट्रक्चर देने का काम करते हैं।
जिससे सबसे पहले बी टैग आता है, वो क्या है, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए यूज होता है। फिर जैसे हमारा स्ट्रॉन्ग है वो भी बोल्ड करने के लिए होता है, बट ये क्या उससे एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग होता है, इसको हम सिमेंटिक भी बोलते हैं। ऐसे ही जैसे आई जो हमारा टैग है वो क्या टेक्स्ट को इटालिक करने के लिए यूज होता है। ऐसे ही जैसे ईएम है यानी इम्फेसाइज टेक्स्ट को, उसको इम्फेसाइज करना, ये भी इटालिक का ही एक वर्जन होता है, बस इससे स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे कि बी है बोल्ड टेक्स्ट, उसका जो स्ट्रॉन्ग रूप होता है वो कहता है स्ट्रॉन्ग टैग। ऐसे ही आई इटालिक है और ईएम का भी इटालिक करने के लिए यूज करते हैं, बट इससे एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग होता है। फिर यू है अंडरलाइन टेक्स्ट, मतलब कि किसी भी पेज के कंटेंट को, पूरे कंटेंट को, किसी एक लाइन को, किसी एक पैराग्राफ को अंडरलाइन करने के लिए, इंपॉर्टेंट दिखाने के लिए हम अंडरलाइन कर देते हैं, तो उसके लिए हम यू टैग का यूज करते हैं। फिर बात आती है इसमें सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। जो हमारा सबस्क्रिप्ट है वो हमारी साइंस के जो केमिस्ट्री के फॉर्मूले होते हैं उसके लिए यूज होता है। जैसे कि हम H2O अगर वो लिखना हो तो उसके लिए हम, जैसे हमारा O है वो एक ही लाइन में है, अगर हम इसका यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम सबस्क्रिप्ट का यूज करते हैं तो हम उसको केमिस्ट्री के फॉर्मूले की तरह ही लिख पाएंगे H2O। फिर है सुप, सुप का मतलब है सुपरस्क्रिप्ट, जिसमें हम मैथमेटिक्स के फॉर्मूले वो लिखते हैं, जैसे कि A स्क्वेयर है, B स्क्वेयर है, C स्क्वेयर, तो उसके लिए हम सुपरस्क्रिप्ट का यूज करते हैं। फिर जैसे कि स्मॉल टैग है, उसको क्या है, टेक्स्ट को स्मॉल करने के लिए यूज करते हैं। फिर डिलीट, DEL यानी डेल है जो, उसको टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए करते हैं। फिर है INS, क्या है, टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए करते हैं, अगर हमें टेक्स्ट को इंसर्ट करना है। फिर जैसे कि ब्लॉक कोट्स है, वो क्या है, कोई भी कोटेशन देनी हो तो उसके लिए हम ब्लॉक कोट्स का यूज करते हैं। और किसी एड्रेस को दिखाना है तो हम एक एड्रेस टैग का यूज करते हैं। इसी तरह जैसे साइटेशन है तो उसमें हम साइट का यूज करते हैं। और सबसे जरूरी, जो आपको कोड का कोई अगर हिस्सा दिखाना है, कोड का कोई हिस्सा दिखाना है तो आप कोड टैग का भी यूज है जो कर सकते हैं, जिसमें हम कोड स्निप्ट इनके इसके अंदर कोड लिख सकते हैं और कोड का कोई भी हिस्सा है जो दिखा सकते हैं। कोई भी कोड्स, शॉर्ट कोड लिखनी होगी तो उसके लिए हम क्यू टैग का यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं HTML के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो कि है HTML लिस्ट, जो क्या करता है, डेटा को ऑर्गेनाइज करता है। वैसे तो लिस्ट दो ही टाइप की होती है, लेकिन एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट है, उसको भी कई बार इसके लिए इसके साथ काउंट कर लिया जाता है। तो सबसे पहले जो हमारी लिस्ट होती है वो होती है ऑर्डर्ड। जो इसकी मेन लिस्ट होती है वे दो होती हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑर्डर लिस्ट की। जैसे कि आप बॉक्स में भी देख रहे होंगे, इसमें क्या है, आइटम्स को हम कैसे लिख सकते हैं, नंबरिंग के साथ लिख सकते हैं, अल्फाबेट के साथ भी लिख सकते हैं, रोमन में भी लिख सकते हैं। जैसे कि हमने, मान लो जैसे हमने इसमें एप्पल लिया है, मैंगो लिया है, ये हमारी टू लिस्ट है, हम इसको कैसे शो कर सकते हैं, इसको हम रोमन में भी लिख सकते हैं, इसको हम अल्फाबेट में भी लिख सकते हैं, A B इस टाइप से। फिर जैसे कि हमारा जो अनऑर्डर्ड लिस्ट आती है उसमें क्या है, बुलेट्स लगे होते हैं। अगर हमें अनऑर्डर लिस्ट को समझना, उसमें क्या होते हैं, बुलेट्स से हमें पहचान होगी, जैसे कि सर्कल होगा, स्क्वायर होगा, ठीक है। और इस दोनों ही लिस्ट में हम LI का यूज क्यों करते हैं, LI का जो यूज है वो लिस्ट आइटम डालने के लिए करते हैं, ताकि हम इन आइटम्स को, अगर मान लो हमें एग्जाम में एक लिस्ट बना के दे दी जाती है, जैसे कि हमें लिख दिया कि 1 पर लिख दिया एप्पल, सेकंड पर लिख दिया मैंगो, तो हमें ये पहचान लेना चाहिए कि अगर अल्फाबेट, नंबर या फिर रोमन में लिखा है तो वो हमारी ऑर्डर लिस्ट है, तो हम इसको इस तरह से शो करेंगे। और अगर मान लो वहां पर स्क्वेयर, सर्कल इस टाइप का कुछ साइन है तो वो हमारी क्या होगी, अनऑर्डर्ड लिस्ट होगी। फिर आती है हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट होती है, जिसको कई बार इसके साथ काउंट कर लिया जाता है तो कई बार ऐसे अलग से डिफाइन किया जाता है।
तो ये क्या होते हैं, किसी टर्म और उसकी डेफिनेशन दिखाने के लिए। कोई टर्म है, मान लो जैसे हमारा टॉपिक हो गया जैसे कंप्यूटर के बारे में, वो हमारी टर्म हो गई कंप्यूटर, और उस कंप्यूटर के बारे में हम एक पैराग्राफ लिख देते हैं, तो वो उसकी क्या होगी, डेफिनेशन। तो इसमें जो हमारा डीएल है वो हमारी टर्म को दिखाता है, ठीक है। और जो हमारा dt है उसका मतलब है डेफिनेशन टर्म, और जो dd है इसमें वो हमारा क्या है, डिस्क्रिप्शन। dt मतलब डेफिनेशन टर्म और dd मतलब उसकी डिस्क्रिप्शन। HTML का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक HTML टेबल। HTML में टेबल भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। तो टेबल में कुछ एलिमेंट्स का यूज होता है, उन एलिमेंट्स को हम जान लेते हैं आगे। इस HTML टेबल हम डिटेल में भी जानेंगे। पहले फिलहाल इसके हम एलिमेंट्स को देख लेते हैं कि इसके अंदर एलिमेंट्स कौन से यूज होते हैं। HTML में टेबल बनाना थोड़ा ट्रिकी लग सकता है, लेकिन ये जो टैग्स होते हैं इनकी वजह से टेबल बनाना आसान हो जाता है। सबसे पहले तो हम जैसे टेबल टैग का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें टेबल शुरू करें तो हम टेबल का यूज करते हैं। टेबल की हेडिंग के लिए, कैप्शन और पूरे स्ट्रक्चर के लिए टेबल हेडर, टेबल बॉडी और टेबल फुटर का यूज होता है। टेबल में रो बनाने के लिए हम tr टैग का यूज करते हैं। फिर जो हेडर सेल होती है हमारी, हेडर सेल, उसके लिए th का यूज करते हैं, जो कि टेक्स्ट को बोल्ड कर देता है। और जो नॉर्मल डेटा है उसको डालने के लिए हम क्या करते हैं, td को, मतलब हमें अगर हेडिंग बनानी है उसकी, टेबल के अंदर हेडिंग यूज करते हैं तो हम th का यूज करेंगे, और वो हमारी हमेशा बोल्ड होगी। अगर हमें टेबल के अंदर पहचानना है कि हमारी कौन से th है और कौन सा td, तो जो हमारा th है वो बोल्ड मिलेगा, और जो सिंपल जो डेटा है वो बोल्ड नहीं होगा। तो सिंपल जो डेटा है उसके अंदर डालने के लिए हम td का यूज करेंगे, और हर एक जो डेटा होगा उसको हम tr से शुरू करेंगे, जिसे हम टेबल रो भी कहते हैं। जैसे कि अब स्लाइड में दिए गए जो कोड एग्जांपल है उसमें भी देख सकते हैं कि एक टेबल जो रो है उसके अंदर हम अलग अलग डेटा सेल्स को डिफाइन करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ टेबल बॉर्डर ले लिया है, जैसे हमने 1 ले लिया इसका साइज, फिर हमने कोई भी टेबल में है टेबल बॉर्डर तो लेना जरूरी है ही, फिर हम इसको tr से शुरू करते हैं। फिर हमें हेडिंग लेनी है, जैसे हमें बच्चों का रिकॉर्ड लिख रहे हैं, जैसे इसका नेम हो गया और रोल नंबर, हमने 2 हेडिंग ले ली, th में एक नेम की और दूसरी हेडिंग ले ली हमने रोल नंबर। फिर हमने अगर tr शुरू किया है तो उसको हम बंद भी करेंगे। ये हेडिंग हमने स्टार्ट की थी, इसके लिए tr लिया, फिर हमने tr बंद कर दिया, फिर से हम tr लेंगे। और अब हम सिंपल डेटा डालना है, पहले हमने हेडिंग डाली थी, अब हमें डेटा डालना है सिंपल, तो उसके लिए td का यूज करेंगे, जिसे हम बोलते हैं टेबल डेटा। तो td शुरू किया, इसमें हमने नाम लिखा हेनरी, इसको td को बंद किया। फिर हमने लिखा, पहले हमने नेम के लिए लिखा, फिर सेकंड हेडिंग हमारी क्या थी, रोल नंबर, तो उसके लिए हम td हमें क्या दिया, 25 उसका रोल नंबर है। फिर हमने tr लिया था तो tr बंद भी करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमने क्या दिया आखिरी में, टेबल जो हमने लिया था क्लोज कर दिया। तो ये है हमारे टेबल, HTML टेबल के एलिमेंट्स, जिसके जरिए हम टेबल को आसानी से बना सकते हैं, और इनको जानना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं इसमें हम आई फ्रेम टैग की। इसका यूज हम तब करते हैं जब HTML पेज के अंदर कोई दूसरा डॉक्यूमेंट या फिर कोई वेबसाइट हमें एम्बेड करनी हो, इसके अंदर में ऐड करनी हो, जोड़नी हो, तो हम क्या करते हैं, उसका जो लिंक होता है वो इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और कैसे करते हैं, जैसे कि इसका सिंटैक्स है, उसमें हम src, जिसको हम सोर्स भी बोलते हैं, इस एट्रीब्यूट का यूज करके, और जिस पेज या जिस वेबसाइट को हमें इसके अंदर एम्बेड करना है उसका URL है होता है, जो जिसे हम दिखाना चाहते हैं, उस URL को इसमें हम यूज करते हैं, इसमें रख देते हैं। यहाँ फ्रेम है, जो फ्रेम वो क्या है, एक सिंगल फ्रेम को डिफाइन करता है, और फ्रेम सेट का इस्तेमाल है जो वो फ्रेम्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए होता था। लेकिन आजकल सबसे ज्यादा जो आई फ्रेम है, यानी कि जो इनलाइन फ्रेम है, उसका यूज होता है, क्योंकि क्या है, एक मॉडर्न वेब है जो, उसके लिए ये बेस्ट है। कौन सा बेस्ट है, इनलाइन फ्रेम।
तो हम आई फ्रेम का यूज क्यों करते हैं? अगर हमें किसी वेबसाइट या किसी पेज को अपनी फाइल के अंदर एम्बेड करना है, तो हम उस फाइल का जो URL है उसको SRC यानी कि सोर्स जो होता है उसके सिंटेक्स में ऐड कर देते हैं। अब हम समझते हैं HTML इवेंट्स क्या होते हैं। इवेंट्स वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनका यूज जावास्क्रिप्ट एक्शंस को ट्रिगर करने के लिए किया जाता है। जैसे कि जब कोई यूजर किसी बटन पर क्लिक करता है। मुख्य रूप से जो 4 तरह के इवेंट्स होते हैं HTML में, जैसे कि सबसे पहले तो जैसे कीबोर्ड इवेंट्स होते हैं कि ये कीबोर्ड्स की कीज, अगर हम कीबोर्ड की कोई कीज दबाएंगे ना, वो तभी वो फंक्शन काम करेगा। जैसे कि ऑन की डाउन है या फिर ऑन की अप है, ऑन की अप और डाउन वाली जो की होते हैं कीबोर्ड में, तो ये हो गए कीबोर्ड इवेंट्स। फिर एक होते हैं हमारे माउस इवेंट्स, जो कि माउस के क्लिक करने पर ही मूवमेंट करते हैं। ये माउस क्लिक के मूवमेंट पर आधारित होते हैं, जैसे कि पॉपुलर है हमारा सबसे ज्यादा होता है जो एक तो ऑन क्लिक और एक ऑन माउस ओवर। कौन सा है? ऑन क्लिक और ऑन माउस ओवर। फिर आते हैं फॉर्म इवेंट्स। इनका यूज है जो फॉर्म भरते समय होता है, जैसे कि ऑन सबमिट या फिर ऑन फोकस। जैसे हम फॉर्म फिल करते हैं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन लिख देते हैं, तो हम ऑन सबमिट का यूज करते हैं। फिर एक इसमें जो फोर्थ इवेंट है वो है विंडो इवेंट्स। ये तब ट्रिगर होते हैं यानी कि तब यूज होते हैं, तब मूवमेंट होती है जब ब्राउजर पेज लोड करता है। जब जैसे कि हम F5 का क्लिक करते हैं और उसको रिफ्रेश करते हैं, तो क्या होता है, हमारे सामने वो शो होता है। तो जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे ब्राउजर पर, तब वो क्या होगा, ऑन लोड। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सा होता है? ऑन लोड। ये तभी ट्रिगर होंगे जब ब्राउजर पेज लोड करेगा, पेज को लोड करता है। अब हम देखते हैं कि HTML के अंदर लिंक्स और इमेजेस क्या होती है, इनका कैसे यूज होता है। जो लिंक हमें किसी भी चीज का, किसी वेबसाइट का या किसी फाइल का डालना हो, तो उसके लिए हम एक उसके अंदर लिंक बनाते हैं। फाइल में वो कैसे बनता है, उसके लिए हम एंकर टैग का यूज करते हैं। और एंकर टैग यानी कि जो A अल्फाबेट होता है उसका यूज करते हैं। इसमें क्या है कि हाइपर रेफरेंस यानी कि जो HREF एट्रीब्यूट होता है, उसके अंदर हम वो URL देते हैं जहाँ के हम यूजर को भेजना चाहते हैं। मान लो हमारा कोई डॉक्यूमेंट है और हम चाहते हैं कि यूजर किसी और डॉक्यूमेंट से और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकता है, तो उस डॉक्यूमेंट का जो URL है वो हम अपने करंट डॉक्यूमेंट में दे देते हैं, जिससे कि यूजर उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट हमारे उस डॉक्यूमेंट तक पहुंच सके और एक्स्ट्रा जो नॉलेज है वो गेन कर सके। अगर आपको डायरेक्ट ईमेल भेजने का लिंक बनाना है, मान लो डायरेक्ट ईमेल भेजने और उसका लिंक बनाना है, तो आप क्या है, मेल्टो का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इमेज की। इमेज वेब पेज पे हमें कोई फोटो दिखानी है, तो उसके लिए हम क्या है, IMG टैग का यूज करते हैं। यहाँ पर SRC या फिर सोर्स में क्या है, फोटो का पाथ दिया जाता है कि हमें वो फोटो कहाँ मिलेगी, उसका पाथ सेट कर दिया जाता है। और जो ऑल्ट एट्रीब्यूट होता है उसमें हम क्या करते हैं, ऑल्टरनेट टेक्स्ट लिख देते हैं, जो तब दिखता है जब किसी वजह से फोटो लोड नहीं हो पाती। कई बार फोटो जो हम इसका पाथ देते हैं वो लोड नहीं हो पाती, तो इसके लिए हम अल्टरनेट टेक्स्ट लिख देते हैं, जैसे कि पता चल जाएगी हमने किस बारे में वहां पर फोटो अपलोड करी है। तो ये तो हमारा लिंक्स और इमेजेस। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। अब बात करते हैं HTML मीडिया। HTML मीडिया टैग्स के बारे में बताते हैं। अगर आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर ऑडियो या वीडियो फाइल लगानी है, तो जो HTML मीडिया टैग्स है वो बहुत काम के होते हैं। अगर हमें ऑडियो वीडियो लगानी है, सबसे पहले जैसे ऑडियो टैग देख लेते हैं। इसमें क्या है कि कंट्रोल्स एट्रीब्यूट डालने से यूजर को प्ले और पॉज के बटन मिलते हैं, कि अगर उसको प्ले करना है या पॉज करना है ऑडियो को बीच में, तो उसके बटन्स मिल जाते हैं। सोर्स टैग के अंदर हम फाइल का पाथ दे देते हैं कि हमें कौन सी फाइल की ऑडियो इसमें डालनी है, उसका पाथ हम दे देते हैं। ठीक इसी तरह जैसे कि वीडियो है, टैग का इस्तेमाल होता है। इसमें भी हम क्या है, वीडियो की जो विड्थ है वो भी सेट कर सकते हैं कि उसकी विड्थ कितनी होगी, ताकि वह स्क्रीन पर सही साइज में दिख सके। इसमें भी कंट्रोल्स और सोर्स टैग का इस्तेमाल करके हम ऑडियो की तरह ही वीडियो के लिए भी सेट कर सकते हैं। इस स्लाइड पर हम बात करेंगे
HTML ग्राफिक्स वेब पेज पे ड्राइंग या फिर ग्राफिक्स दिखाने के दो तरीके हैं। पहला तो है कैनवास टैग। इसका इस्तेमाल है जो वो जावास्क्रिप्ट के जरिए ग्राफिक्स बनाने के लिए किया जाता है, जैसे कि एनिमेशंस या गेम्स। दूसरा है SVG, जिसका फुल फॉर्म है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि इसे कितना भी जूम कर लो, इसकी क्वालिटी है जो वो खराब नहीं होगी। यह लोगोज या फिर आइकन्स बनाने के लिए बेस्ट है। अब हम बात कर लेते हैं HTML के अंदर यूज होने वाले कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स, जो कि हम किसी सिंबल को दिखाने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि कॉपीराइट है, अगर हमें कॉपीराइट सिंबल दिखाना है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? एंड कॉपी का। ऐसे ही हमें अगर ग्रेटर देन का यूज करना है तो हम क्या दिखाएंगे? एंड GT का यूज करेंगे। ऐसे ही मान लो हमने लेस देन का साइन दिखाना है तो उसके लिए हम एंड LT का यूज करेंगे। अगर हमें एम्परसेंड का यूज करना है तो हमें एंड AMP है जो इसका यूज करेंगे। और अगर हमें डॉलर का दिखाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जो हमारा डॉलर का साइन होता है उसका यूज करेंगे, एंड डॉलर का यूज करेंगे। फिर जैसे मान लो हमें एक्स्ट्रा स्पेस देनी है तो हम एंड NBSP इसका यूज करेंगे। तो ये थे कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स के कुछ सिंबल। अब हम बात कर लेते हैं HTML के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो कि है HTML फॉर्म। हम इसमें HTML फॉर्म के एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे, जिससे कि हम HTML फॉर्म क्रिएट कर सकें। जैसे कि हम ब्राउजर पर अपना खुद का फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जिस तरह की हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं कोई एप्लीकेशन, तो जैसा वो फॉर्म होता है हम अपने ब्राउजर में बना सकते हैं इन एलिमेंट्स का यूज करके। और जो हमारा HTML फॉर्म होता है उसका यूज किस लिए होता है? जिससे हम क्या है, यूजर से डेटा ले सके, क्योंकि हम फॉर्म के जरिए डेटा ले सकते हैं। यहाँ अलग अलग तरह के इनपुट टाइप्स दिए गए हैं। सबसे पहला जो है इनपुट टाइप इक्वल डबल कोट्स में टेक्स्ट लिखा है। ये क्या है, किसके लिए होता है? नेम के लिए होता है। अगर हमें जो यूजर का नेम जानना है, उसमें नेम शो करना है, तो उसके लिए हम कौन से इनपुट टाइप का यूज करते हैं? टेक्स्ट का, डबल कोट्स में टेक्स्ट का। और जैसे पासवर्ड होता है वो किस लिए होता है? प्राइवेसी के लिए। और जो पासवर्ड हम एंटर करते हैं वो हमें स्टार्स के रूप में शो होता है, वो शो नहीं होगा। फिर उसके बाद जैसे हमारे पास ईमेल है, URL है, सर्च जैसे जो स्पेसिफिक इनपुट टाइप्स भी है जो होते हैं। हमें यूजर की ईमेल डालनी हो, कोई लिंक देना हो, ठीक है। अगर आपको फाइल अपलोड करनी है तो फाइल और ऑप्शंस चुनने के लिए आपके पास चेक बॉक्स या फिर रेडियो बटन्स का भी यूज कर सकते हैं। जैसे नंबर है, नंबर के लिए हम नंबर और डेट चुनने के लिए डेट टैग है जो इसका यूज करते हैं। आखिर में हमें मान लो फॉर्म सबमिट करना है तो उसके लिए हम सबमिट बटन का भी यूज करते हैं। और अगर आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना है जिसमें से बहुत सारे ऑप्शन होंगे और उनसे कोई भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं हर एक स्टूडेंट के लिए, तो उसको हम ड्रॉप डाउन मेन्यू बोलते हैं, तो वो भी हम बना सकते हैं। तो उसके लिए ड्रॉप डाउन के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? सिलेक्ट और ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, सिलेक्ट और ऑप्शन टैग्स का। तो इससे हम क्या है, फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं जो वेब ब्राउजर पर देख सकते हैं हम इस फॉर्म को। और ये जो फॉर्म है 2 टाइप से होता है, एक तो टेबल के रूप में बना सकते हैं और एक विदाउट टेबल। 2 टाइप से इस फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं HTML और HTML5 के बीच का डिफरेंस, कि जो हमारी HTML लैंग्वेज जो हमारी पहले यूज होती थी और जो हमारी लेटेस्ट है HTML5, कि इनमें डिफरेंस क्या है। जो हमारी पुरानी HTML थी ना, उसमें कोई सिमेंटिक टैग्स नहीं होते थे, लेकिन जो HTML5 है वो क्या है, सिमेंटिक टैग्स को कंटेन करते हैं। फिर इसी तरह से जो हमारी जो HTML होती थी उसमें कोई मीडिया सपोर्ट वगैरह नहीं होता था ऑडियो वीडियो का, लेकिन जो HTML5 है उसमें मीडिया सपोर्ट है, ऑडियो वीडियो का यूज कर सकते हैं। और इसी तरह जैसे कि HTML है जो कि हमारा पुराना वर्जन है, उसमें डेटा स्टोर करने के लिए सिर्फ कुकीज का इस्तेमाल होता था, जबकि जो HTML5 है उसमें हमें क्या है, लोकल स्टोरेज की सुविधा देता है, जो कि काफी ज्यादा फास्ट है और सिक्योर है। तो ये था HTML और HTML5 का डिफरेंस।
और लगभग हमने सभी टॉपिक्स हैं जो एचटीएमएल लैंग्वेज के अंदर होते हैं वो कवर कर लिए हैं। इनके जरिए आप एचटीएमएल लैंग्वेज को डीप नॉलेज है जिसकी ले सकते हैं। तो ये थी हमारी एचटीएमएल की कंप्लीट चीट शीट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक्स।